साथियों, आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 अगस्त 1930 को अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधियों की संख्या परिस्थिति अनुसार बदलनी चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डाला था। आज उसी क्रम में बिंदु नंबर 12, 13 और 14 जो चुनाव क्षेत्र और मतदान के अधिकार से संबंधित है, उसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिनिधियों की संख्या परिस्थिति अनुसार बदलनी चाहिए, इसके बाद विचारार्थ जो विषय चुने गए हैं वह है चुनाव क्षेत्र और मतदान के अधिकार। सज्जनों, इस संदर्भ में हमारी क्या मांगें होनी चाहिए? चुनाव क्षेत्र की रचना के बारे में हमारे सामने दो विकल्प हैं। पहला है अलग चुनाव क्षेत्र की योजना और दूसरा है आरक्षित जगहों के साथ संयुक्त चुनाव की योजना। मैं जानता हूं कि इस विषय में दलित वर्ग में मतभेद है। बहुत बड़ी जनसंख्या अलग चुनाव क्षेत्र के पक्ष में है। उन्हें डर लगता है कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र के तरीके में बहुसंख्यक समुदाय भी हमारे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने वाले हैं, इसलिए जो उनके लिए हितकारी हो उसी के पक्ष में वो मतदान करेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। ये डर निर्मूल है। ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन केवल इसलिए अलग चुनाव क्षेत्र में खुद को कैद करना यही एक मार्ग नहीं बचता। इस मामले में एक और विकल्प भी उपलब्ध है। व्यक्ष मतदान की मांग करते हुए अपने समुदाय की मतदान की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर लेना भी एक उपाय है। बहुसंख्यक समुदाय के मतदाताओं द्वारा अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से जो दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन्हें कम किए जाने की संभावना का निर्माण भी हो सकता है। व्यक्ष मतदान के लिए हमें विशेष आग्रह के साथ मांग करनी ही चाहिए। ये कहकर आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति मतदान प्राप्त हुआ तो हमें दलित वर्ग के लिए आरक्षित जगह रखते हुए संयुक्त चुनाव क्षेत्र स्वीकारने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में बिंदु नंबर 13 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस बारे में मैं एक और बात का खुलासा करना चाहता हूँ। यह देश जाति समुदायों में, पंथों में बटा हुआ है, इसलिए जाति समुदायों की सुरक्षा का प्रबंध जब तक संविधान में ही नहीं किया जाता, तब तक यह देश अखंड और स्वयं शासित नहीं बन सकता। ये वास्तविकता है और इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती, लेकिन अल्पसंख्यकों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज भले हम पर यह अलग अलग पंथ हावी हो गए हैं और हम जातियों में विभाजित हो गए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य अखंड भारत। जिन अल्पसंख्यकों को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है, उन्हें यही उद्देश्य अपनाना चाहिए। इससे एक बात साफ समझ में आती है कि जिन अल्पसंख्यक समुदायों ने सुरक्षा के प्रबंध की मांग की है, उन्हें अपने सुरक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त करते समय इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वह भारत की एकता की राह में रोड़े न बने। आज आप
पर जो बंधन लादे गए हैं, आपके सामने जो अड़चनें हैं, वह सत्य है। इसलिए उनके खिलाफ सुरक्षा पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कीजिए। आपके लिए तैयार किए गए सुरक्षा प्रबंध इस देश में मौजूद भेदभाव की खाई को अक्षुण्ण रखने का कार्य न करें, इस बात का ख्याल अवश्य रखें। अलगाव की इस खाई को पुल के द्वारा पाटा जाए, यही उम्मीद हमें रखनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित सुविधाओं की स्वीकृति देना बहुसंख्यक समुदायों का कर्तव्य है, लेकिन अल्पसंख्यकों का भी ये पवित्र कर्तव्य है कि वे आपको एक करने की राह में रोड़े ना अटकाएं। इस नज़रिए से कहना पड़ेगा कि संयुक्त चुनाव क्षेत्र की योजना व आरक्षित जगहें अलग चुनाव क्षेत्र से अधिक उत्तम उपाय है। बिंदु नंबर 14 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि दलित वर्ग की सुरक्षा के लिए एक और बात खासा महत्व रखती है, उसका संबंध सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाने से है। कानून तैयार करने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण एक बात है कानून बनाने के अधिकार से कानून का क्रियान्वयन करने के अधिकार का महत्व कम नहीं है, और अमल करने वाली व्यवस्था के जरिए कानून बनाने वालों को भले पूरी तरह हतोत्साहित नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर अंकुश जरूर रखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है जिसके लिए प्रशासन की कार्यकारिणी पर दलित वर्ग को कब्जा पाने की आतुरता हो। काम की हड़बड़ी के कारण या हालात के कारण कई बार उसे लागू करने वाले अधिकारी को तारतम्यता के साथ निर्णय करने का अधिकार भी होता है। उस प्रसंग के अनुसार उचित निर्णय देने के अधिकार पर निष्पक्ष ढंग से अमल हो नहीं पा रहा है अथवा नहीं। इसको फिर से पढ़ देता हूँ। उस प्रसंग के अनुसार उचित निर्णय देने का अधिकार पर निष्पक्ष ढंग से अमल हो पा रहा है अथवा नहीं, इस पर ही जनता का कल्याण निर्भर करता है। भारत जैसे देश में जहां निर्णय को लागू करने का अधिकार किसी एक ही विशिष्ट जाति के हाथ में होता है, वहां इस तरह के प्रसंगोचित न्याय देने के अधिकार का दुरुपयोग विशिष्ट वर्ग की अनुचित और बेहिसाब तरक्की हासिल करने के लिए किए जाने की बहुत बड़ी संभावना होती है। इस पर सही उपाय है कि इस आग्रह पर कायम रहें कि सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग के साथ सबको सम्मिलित किया जाए। दलित वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में खास अनुपात में पद आरक्षित रखने की मांग हमें करनी होगी और संविधान की एक धारा में बदलाव कर ये साध्य कर पाना असंभव नहीं है। इस प्रकार के सुरक्षा प्रबंधों के द्वारा ही आप भविष्य में देश के मंत्रिमंडल में कुछ जगहों की मांग कर सकते हैं, लेकिन दलित वर्ग क्योंकि हमेशा अल्पसंख्यक रहने वाला है, इसलिए कम से कम आज तो इसकी संभावना बहुत कम नज़र आती है। इस प्रकार के शाश्वत मांग करना क्यों जरूरी है, यह इससे व्यक्त होता है। साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। इसमें जो बिंदु नंबर 12, 13, 14 के विषय में बताया गया है, अगले क्रम में बिंदु नंबर 15 जो दलित वर्ग और साइमन कमीशन से संबंधित है के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
ये पूरा प्रकरण बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 पेज नंबर 200 से 202 तक लिया गया है। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।